नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज है 17 मार्च 2026 और आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम आज की फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका है। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वे प्रश्न होंगे जो आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। 100% रियल प्रश्न हैं, बिल्कुल सही क्वेश्चन हैं जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। हम लोग इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहाँ पर आप लोग क्लिक होकर ज़रूर जॉइन होइए, ठीक है? हम क्लास को स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले हम आपको ये बता देता हूँ जीके जीएस का पोर्शन जो है हम 100% रियल क्वेश्चन कराने वाले हैं इस वीडियो में। तो अदर टॉपिक भी हम बता देता हूँ कि मैथ में जो है आसान पेपर आ रहा है, जीके जीएस भी जो है ईज़ी आ रहा है, लेकिन करंट के क्वेश्चन जो हैं 8-9 आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे, 100% रियल होंगे। जो बच्चे पेपर देकर आए होंगे मैथ के लेना। और जो है रीजनिंग का पोर्शन है आसान आ रहा है, सीटिंग अरेंजमेंट से आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आ रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जा रहे हैं और पजल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्लोर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में। तो ये सब आप लोग जो है तैयार कर लेना। और आपके मैथ में जो हैं परसेंटेज से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है? परसेंटेज से एक क्वेश्चन आ रहा है, एवरेज से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सब आप लोग पढ़ के जाना है। तो यही सारे टॉपिक जो हैं मैथ में पूछे जा रहे हैं और जो है वो जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग ये सब तैयार करके जाना और हम जो है आपको जीके जीएस के 100% रियल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। तो आप लोग इनको मैच कर लेना, ठीक है? बाकी जीके जीएस के अलावा मैथ के क्वेश्चन भी हम करा सकते हैं यदि सभी बच्चे सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर भेज दें तो, ठीक है? तो हालाँकि हमारे पास अभी जीके जीएस के सारे क्वेश्चन हैं और जो है उसके नहीं हैं। रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन जो है हमारे पास नहीं है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन हमारे पास अभी तक नहीं मिल पाए हैं। और जीके जिसके हमें जो सभी क्वेश्चन मिल चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु और ऑप्शन सी है प्रसेनजति और ऑप्शन डी है उदयन। तो महात्मा बुद्ध के समय उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध के समय कितने महाजनपद थे? तो आपको बताना है 16 महाजनपद थे, जिनमें कौशल एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। कौशल एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। यहाँ के राजा जो थे वो प्रसेनजति थे और जो बुद्ध के समकालीन थे उनके बहुत बड़े प्रशंसक भी थे। और प्रसेनजित ने बुद्ध के सम्मान में जो है कई विहारों का निर्माण करवाया था और अक्सर वे उनसे आध्यात्मिक चर्चा करने जाते थे। और प्रसेनजित का विवाह जो है मगध के राजा बिंबिसार की बहन से हुआ था, जिससे कौशल और मगध के संबंध मधुर बने। हालांकि बाद में जो है प्रसेनजित और अजातशत्रु के बीच काशी को लेकर संघर्ष भी हुआ। प्रसेनजित की राजधानी श्रावस्ती थी, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक वर्षवास यानी कि रैनी सीजन बिताए थे। राजा प्रसेनजित की गणना उस समय के सबसे उदार और धर्मपरायण शासकों में की जाती थी। उनके शासनकाल में कौशल कला और व्यापार का भी प्रमुख केंद्र था। तो इसके फैक्ट थे महत्वपूर्ण हमने समझा दिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब है महात्मा बुद्ध जो थे वो कहाँ के थे? प्रसेन, और ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रसेनजित, ठीक है? अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? किस शासक ने वैशाली परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था? ऑप्शन है शिशुनाग, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है महापद्मानंद और ऑप्शन डी है धनानंद। तो
काला शोक जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था, शिशुनाग वंश का एक प्रतापी राजा था। उसने मगध की राजधानी में एक बड़ा बदलाव करते हुए वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को स्थायी राजधानी बनाया। इसके बाद पाटलिपुत्र सदियों तक प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा। कालाशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो वैशाली में हुई थी। इस संगीत के दौरान बौद्ध संघ में पहली बार स्वास्थ्य और महासंघिक के रूप में विभाजन हुआ। कालाशोक ने अपने पिता शिशुनाग द्वारा स्थापित साम्राज्य को और भी सुदृढ़ किया। पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति गंगा और सोन नदियों के संगम पर है, उसे सामरिक रूप से बहुत मजबूत बनाती थी। कालाशोक के बाद नंद वंश ने मगध की सत्ता संभाली। ठीक है, तो ये इसके कुछ फैक्ट थे। तो कालाशोक जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ये सही जवाब है। कालाशोक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 5वें शिलालेख, 8वें शिलालेख, 10वें शिलालेख या 13वें शिलालेख में? तो सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का हृदय विदारक वर्णन मिलता है। अशोक ने स्वयं स्वीकार किया है कि इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार और रक्तचाप ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया। इसी शिलालेख में बताया गया है कि युद्ध में लगभग 1,50,000 के आसपास लोग बंदी बनाए गए। ठीक है, कितने? 1,50,000 के आसपास लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद अशोक ने भेरी घोष युद्ध की घोषणा को त्याग कर धम्म घोष धर्म की घोषणा को अपना लिया। इसी शिलालेख में अशोक के पड़ोसी राज्यों और यूनानी राज्यों जैसे अंत्योक, तुरमय आदि का भी उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख अशोक के साम्राज्य की सीमाओं और उसके धार्मिक विचारों को समझने का सबसे बड़ा स्रोत है। कलिंग युद्ध ने न केवल अशोक के जीवन को बदला बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा भी बदली। अगला क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 13 डी सही है। ठीक है, 13वें शिलालेख में। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया उनका सही है। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बृहदरथ और कुषाण। तो पुष्यमित्र शुंग मौर्य साम्राज्य का प्रधान सेनापति था। 185 ईसा पूर्व में जब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदरथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था, तब पुष्यमित्र ने सार्वजनिक रूप से उसकी हत्या कर दी, स्वयं को राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार भारत में प्रथम ब्राह्मण राजवंश यानी शुंग वंश की स्थापना हुई। पुष्यमित्र शुंग को वैदिक धर्म का पुनरुद्धारक माना जाता है, क्योंकि उसने मौर्यों के समय ढीढ़ी पर चुटकी वैदिक परंपराओं और अश्वमेध यज्ञ को फिर से शुरू किया। प्रसिद्ध व्याकरण विद्वान पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन और उनके राज पुरोहित थे। पुष्यमित्र ने यवनों यूनानियों के आक्रमणों को भी सफलतापूर्वक विफल किया। हालांकि कुछ इतिहासकार उसे बौद्ध धर्म का विरोध बताते हैं, लेकिन उसी के काल में जो है भरहुत स्तूप का विस्तार हुआ और बृहद्रथ की हत्या ने मगध के इतिहास में मौर्य युग के शानदार अध्याय को समाप्त किया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त या फिर
शुंग मौर्य साम्राज्य, कौन सा? मौर्य साम्राज्य। अशोक, वृद्र या कुरान? तो वृद्र हो जाएगा ना, तो वृद्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अनुपम कॉलोनी मॉडल किसके लिए लागू किया? नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अनुपम कॉलोनी मॉडल किसके लिए लागू किया? जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, सौर ऊर्जा या डिजिटल साक्षरता? तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी ने शहर को कचरा मुक्त बनाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए अनुपम कॉलोनी मॉडल पेश किया। इस मॉडल का मुख्य केंद्र बिंदु डोर टू डोर कचरा संग्रहण और उसका वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण करना। इसमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके स्थानीय स्तर पर भी खाद बनाने या पुनः चक्रण रिसाइकिल करने पर जोर दिया जाता है। इस योजना के तहत उन कॉलोनियों को अनुपम का दर्जा दिया जाता है जो कचरा प्रबंधन के मानकों को पूरी तरह पूरी करती हैं। यह विकेंद्रीकरण अपशिष्ट प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जैसे लैंडफिल साइटों पर बोझ कम होता है, इस मॉडल में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को सबसे अधिक महत्व दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली को एक आदर्श शहर बनाने की दिशा में एक प्रभावी कदम। इसने न केवल गंदगी कम की बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलती है। तो दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीपी शहर कचरा मुक्त बनाने और नागरिकों को जागरूक करने के लिए अनुपम कॉलोनी मॉडल पास किया। कौन सी कॉलोनी? अनुपम। तो किसके लिए किया है ये? सौर ऊर्जा के लिए, डिजिटल साक्षरता या जल संरक्षण के लिए? तो ये जो है कचरा मुक्त बनाने के लिए, ठीक है। दिल्ली नगर परिषद ने, ठीक है, कचरा मुक्त बनाने के लिए अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि वेस्ट को हटाने के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? शिमला, कुल्लू, मंडी या कांगड़ा? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अपनी सांस्कृतिक भव्यता और देव परंपरा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मंडी को हिमाचल की काशी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 80 से अधिक प्राचीन शिव मंदिर स्थित हैं। इस महोत्सव की मुख्य विशेषता जलेब शाही शोभा यात्रा, जिसकी शुरुआत भगवान राज माधव राय की पालकी के साथ होती है। उत्सव के दौरान जिले के विभिन्न कोनों से लगभग 200 से अधिक देवी देवताओं अपने रथों में बैठकर मंडी शहर पहुंचते हैं। यह परंपरा 16वीं शताब्दी में राजा अजबर हस्तशिल्प का भव्य प्रदर्शन होता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हिमाचल के पर्यटन और व्यापार को भी बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के कारण अब इसमें विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। तो ये जो होता है ये कुल्लू में होता है। सही जवाब कुल्लू है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्लाइव ने सैनिक सुधार के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। एक भाग मुंगेर, दूसरा बांकीपुर में था, तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? ठीक है, कलकत्ता, इलाहाबाद, लखनऊ या दिल्ली में? तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के गवर्नर के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सेना में अनुशासन और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए व्यापक सुधार किए। उसने सेना को 3 प्रमुख ब्रिगेड यानी 3 भागों में विभाजित किया ताकि नियंत्रण आसान हो सके। पहली ब्रिगेड को मुंगेर, बिहार में तैनात किया गया था, दूसरी ब्रिगेड को बांगीपुर, पटना के पास रखा गया और तीसरी ब्रिगेड को नियुक्त इलाहाबाद में की गई। क्लाइव ने इन सुधारों के माध्यम से दोहरा भत्ता, डबल भत्ता बंद कर दिया था, जिससे सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे श्वेत विद्रोह, वाइट म्यूनिटी कहा जाता है। इलाहाबाद की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह अवध और मुगल साम्राज्य की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए आदर्श स्थान था। क्लाइव ने ये सुधार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक इकाई से सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।
तो इसका जो सही जवाब है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी याद में बनवाया था? प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने और किसकी याद में बनवाया था? अकबर ने मरियम उज जमानी के लिए, या शाहजहां ने मुमताज महल के लिए, औरंगजेब ने बेगम रबिया दुरानी के लिए, या फिर जहांगीर ने नूरजहां के लिए? प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसकी याद में बनवाया गया था? तो बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये पॉइंट याद रखना, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरस बानो की बेगम, औरंगजेब ने बनवाया था अपनी पत्नी बानो, दिलरस बानो बेगम, जिन्हें रबिया उद उरानी के नाम से जाना जाता है। किसे? रबिया उद उरानी के नाम से। तो रबिया, ये ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही जवाब है। औरंगजेब ने जो है बेगम रबिया दुरानी के लिए बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। और इस इमारत का निर्माण जो पूछे कब हुआ था, तो आपको बताना है 1651 से 1661 के बीच हुआ था। इसे दक्कन का ताज या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्कन का ताज या गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी वास्तुकला ताजमहल से प्रेरित है। हालांकि यह ताजमहल की तुलना में आकार में छोटा है और इसमें संगमरमर का उपयोग केवल मुख्य गुंबद और कुछ हिस्सों में ही किया गया है। इसके वास्तुकार अताउल्ला थे, जो ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौर के पुत्र थे। यह मकबरा मुगल कालीन स्थापत्य कला का दक्षिण भारत में प्रमुख उदाहरण है। औरंगजेब के काल में स्थापत्य कला पर कम ध्यान दिया गया था, इसलिए उनके उनके समय की यह चुनिंदा बड़ी इमारतों में से एक है। तो सही जवाब जो है औरंगजेब के ने बेगम रबिया दुरानी के लिए बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? तो मुगल सम्राट जहांगीर का काल चित्रकाल का वर्णन युग माना जाता है। उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्हें प्रकृति, पशु और पक्षियों के सजीव चित्रण में महारत हासिल थी। उनके द्वारा बनाया गया बाज का चित्र विश्व प्रसिद्ध है। जहांगीर ने उन्हें नादिर उल असर की उपाधि प्रदान की थी। मसूर ने साइबेरियन सारस और बंगाल के अनोखे फूल को भी बहुत सुंदर चित्रण किया था। जहांगीर स्वयं चित्रकार का बड़ा परखी था और वह चित्र देखकर बता सकता था कि उसे किस चित्रकार ने बनाया है। उस्ताद मंसूर की कला की विशेषता यह थी कि वे बारीक से बारीक विवरणों को भी चित्र में उतार देते थे। उनके चित्र आज भी मुगल चित्रकार की सूक्ष्मता और सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन हैं? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य या वराहमिहिर? तो भास्कराचार्य द्वितीय 12वीं शताब्दी के भारत के महान गणितज्ञ और खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने 1150 ईस्वी में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसके 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय। लीलावती विशेष रूप से अंकगणित पर आधारित है। इसे भास्कराचार्य ने अपनी पुत्री को गणित सिखाने के लिए काव्य के रूप में लिखा था। इसमें गणित के कठिन सूत्रों को बहुत ही सरल और मनोरंजक उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया। भास्कराचार्य ने न्यूटन से सदियों पहले गुरुत्वाकर्षण के नियमों के बारे में संकेत दिए थे। उन्होंने शून्य के साथ गणितीय क्रियाओं और अनंत अवधारणा को भी स्पष्ट किया था। उनकी रचनाओं ने भारतीय गणितज्ञ को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी और साहित्य सदियों तक शिक्षा का आधार बनी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक
स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जो लोग स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।